Hello guys, this is Zoologist AK and I am here again with the topic that is transcription in case of eukaryotes. And here today I will talk about some pending points about eukaryotic transcription. And in this video I will talk about the points from 6 to 10. Here I will talk about how elongating RNA polymerase deal with histone proteins, and second, elongating polymerase is associated with new set of proteins and factors that are required for various type of RNA processing. Means how does this elongating polymerase get associated with different factors that are important or play a role in the RNA processing. And third one is the structure and formation of 5 prime RNA capping, and then polyadenylation and termination, and last is two models of termination in case of eukaryotes. First one is torpedo and second one is allosteric. So I'm going to talk about these points, or I'm going to discuss these points in today's video. Now let us discuss our first point, that is elongating RNA polymerase must deal with histones in its path. मीन्स जब आरएनए पोलिमरेज इलोंगेशन करता है एमआरएनए चेन की, तो जैसे जैसे आगे मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में डीएनए टेम्पलेट पे, तो उसको क्या किससे डील करना पड़ेगा? हिस्टोन से, क्योंकि डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिसमें जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाउंड हो रखा है, तो उसको डील करना पड़ेगा हिस्टोन को। तो यहाँ पे हम एक मॉडल स्टडी करेंगे कि कैसे ये आरएनए पोलिमरेज हिस्टोन के साथ डील करता है, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मॉडल स्टडी करेंगे हम, जो क्या है, जहाँ पे हम एक फैक्टर का के रोल को स्टडी करेंगे। मीन्स कैसे ये फैक्ट जो है वो ऐड करता है इलोंगेशन को। मीन्स कि जब न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कैसे ये फैक्ट जो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर प्रेजेंट है, ये कैसे एड करता है इलोंगेशन को, इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए चेन। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी ए मॉडल फॉर फैक्ट एडेड इलोंगेशन थ्रू न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे जो जैसे हमने पढ़ा कि जब इनिशिएशन होती है तो वहाँ पे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत थी, क्योंकि जो डीएनए था वो क्रोमेटिन टेम्पलेट की फॉर्म में प्रेजेंट था। तो ऐसे ही जब इलोंगेशन होगी तो जो आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे मूव करेगा, उसको यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के साथ क्या करना पड़ेगा, उस इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे डील करना पड़ेगा डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए टेम्पलेट है वो न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है। सो हाउ डज दिस आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है इन हिस्टोन प्रोटीन को, जो कि बैरियर की फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको क्रॉस करके वो कैसे ट्रांसक्रिप्शन करता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया इन विट्रो। जैसे कि हमें पता है वीवो होता है जब हम लाइव सेल में या लाइव किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, और जब लेबोरेटरी कंडीशन में होता है तो इन विट्रो हम स्टडी करते हैं। तो जो इन विट्रो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो कंपेयर की गई। किसके बीच में? एक तो नेक्ट डीएनए लिया गया जो न्यूक्लियोसोम की प्रेजेंस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, वो नेक्ट डीएनए था। और दूसरा जो डीएनए लिया गया वो डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रखा था क्रोमेटिन में, मीन्स वो नेक्ट नहीं था। तो इसने ये इस एक्सपेरिमेंट ने ये रिवेल्ड किया कि जो क्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने एक ऐसे प्रोवाइड किया जिससे आइडेंटिफाई किए गए कुछ फैक्टर्स, जो फैक्टर क्या करते थे? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फैसिलिएट करते थे और ट्रांसक्रिप्शन को बूस्ट अप करते थे। मीन्स कि जैसे ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो इम्पीड कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, वैसे ही कुछ फैक्टर प्रेजेंट थे जो उसको बूस्ट अप कर रहे थे, और इस जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर इसको ओपन अप कर रहे थे, न्यूक्लियोसोम को रिमॉडल कर रहे थे, जिसके थ्रू जो ट्रांसक्रिप्शन है वो दोबारा से हो रही थी। यहाँ पे जो फैक्टर आइडेंटिफाई किया गया वो फैक्टर था फैक्ट, FACT, फैक्ट। ये फैक्ट क्या है? फैक्ट स्टैंड फॉर फैसिलिएटेड क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन। फैसिलिएटेड क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर जो है उसको ये मॉडिफाई करेगा, जिसके थ्रू ये क्या करेगा? फैसिलिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। तो ये जो फैक्ट है
जो यहाँ पे जो फैक्टर है इस ये हेटेरोडाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें दो कंजर्व प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है सेप्ट 16, एक होता है SSRP1, जो कि यहाँ पे शो किया गया है सेप्ट 16 और SSRP1। ये दो कंजर्व प्रोटीन हैं जो फैक्ट कंसिस्ट करता है। तो अब आता है कि जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कैसे इलोंगेशन करता है फैक्ट। इसके जो ये हेटेरोडाइमर हैं SSRP1 और सेप्ट 16, ये डिसेंबल्ड कर देते हैं और डिसमेंटल कर देते हैं किसको, न्यूक्लियोसोम को। जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे मूव कर रहा है, अब यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड शो किया गया, तो ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है तब ये फैक्टर बाउंड हो गए SSRP1 और SPT16, जो कि हेटेरोडाइमर हैं और ये कंपोनेंट किसके हैं, फैक्ट के। ये यहाँ पे बाइंड होंगे और इसने न्यूक्लियोसोम को डिसमेंटल कर दिया, मीन्स उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिसके थ्रू जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब कर पाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है वो ये शो कर रहा है कि कैसे ये SSRP1 और जो सेप्ट 16 है ये कैसे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को और हेल्प कर रहे हैं इलोंगेशन प्रोसेस में। और यहाँ पे ये शो किया गया है कि जो ये SSRP1 है और जो सेप्ट 16 है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं, मीन्स यहाँ पे जो H2A और H2B डाइमर शो किए गए हैं हिस्टोन डाइमर, वो रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड होते हैं। मीन्स वो जब ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा ट्रांसक्रिप्शन करने, तो वो उसको ओपन अप कर देते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, और जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो ये दोबारा से डाइमर को बाइंड कर देते हैं टेट्रामर के साथ, जिसके थ्रू दोबारा से न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मॉडल दैट इज कंडक्टेड बाय फैक्ट, दैट इज एन इलोंगेशन फैक्टर। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फैक्ट। फैक्ट क्या है, जैसे कि मैंने बोला फैसिलिटेटेड क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन, ये आइडेंटिफाई किया गया था ह्यूमन सेल एक्सट्रैक्ट में। ये इसका जो मेन रोल होता है वो डिसमेंटल करना होता है हिस्टोन को। कैसे करता है ये डिसमेंटल, जैसे कि हमें पता है जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्या होता है, एक ओक्टामर होता है। और ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए से बाइंड कर जाते हैं, हिस्टोन प्लस डीएनए। तो यहाँ पे जो हिस्टोन होंगे वो क्या होंगे, H2A, H2B और H3 एंड H4। तो यहाँ पे जो H2A और H2B है ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये H3 एंड H4 टेट्रामर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये बाइंड करके न्यूक्लियोसोम क्रिएट करते हैं। तो जो ये फैक्ट होता है, ये फैक्ट डिसमेंटल कर देता है H2A और H2B को। इसके स्ट्रक्चर को ये डिसमेंटल कर रहा है, यहाँ पे रिमूव कर रहा है, जिसके थ्रू ये जो न्यूक्लियोसोम है इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये इसका फैक्ट का रोल क्या है, रिवर्सिबल रोल है, मीन्स ये इस H2A और H2B डाइमर को रिमूव भी करता है और इसको रीअसेंबल भी करता है, ताकि रीस्टोर हो सके ये डाइमर इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में। और ये ऐसा कैसे करता है, इसके दो हेटेरोडाइमर्स होते हैं जो कि कंजर्व प्रोटीन है, जिसके बारे में मैंने बात किया, SSPR1 एंड सेप्ट 16। इनके थ्रू ये डिसमेंटल करता है इस हिस्टोन डाइमर को और दोबारा से रीअसेंबल करता है। तो ये रीअसेंबल कैसे करता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जब उसको डाउनस्ट्रीम में किसी सीक्वेंस को ट्रांसक्राइब करना होगा तो वहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देगा। वो कैसे करेगा, H2A और H2B डाइमर को रिमूव करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब ये न्यूक्लियोसोम आरएनए पॉलीमरेज जब मूव कर रहा है, और जब ये इसका आरएनए पॉलीमरेज जब इस सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा तो दोबारा से ये रीअसेंबली कर देगा H2A और H2B डाइमर की, जिसकी दिस अलो पॉलीमरेज टू पास दैट न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। तो जो यहाँ पे फैक्ट है उसके दो रोल हो रहे हैं मेन। एक तो ये क्या कर रहा है कि ये कर रहा है इलोंगेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है बाय डिसमेल्टिंग और मेंटल फॉर्मेशन और बाय रिमूविंग दिस H2A H2B डाइमर फ्रॉम
न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू विच ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। और दूसरी प्रोसेस ये क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है बाय रीअसेंबलिंग दिस H2A और H2B डाइमर बैक टू द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो रोल है फैक्ट के, एक तो वो इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा वो दोबारा से रीअसेंबली कर रहा है इन हिस्टोन डाइमर्स की न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में। So this was all how this RNA polymerase deal with histone that come in its path। तो ये कैसे डील करता है हिस्टोन के साथ, फैक्टर के साथ, जो कि एक इलोंगेशन फैक्टर भी है और जो न्यूक्लियोसोम की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। किसके थ्रू मेंटेन करता है, दो कंजर्व प्रोटीन्स के थ्रू। Now come to our second point, that is elongating polymerase is associated with a new set of proteins। मीन्स कि जब इलोंगेशन होती है तो जो इलोंगेशन कर रहा है वो पोलीमरेज, आरएनए पोलीमरेज सेकेंड, वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के साथ एसोसिएट करता है और ये जो प्रोटीन है ये इलोंगेशन में भी रोल प्ले करते हैं और ये फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग के लिए भी। और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जैसे कि हम आरएनए प्रोसेसिंग की बात करें तो हमें पता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो यूकैरियोटिक आरएनए प्रोड्यूस होता है और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो प्रोड्यूस होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। तो प्रोसेसिंग क्या होती है, कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पे, और क्या होगी कैपिंग, यहाँ पे ग्वानिन कैपिंग होगी जो G7 कैपिंग होती है, और फिर स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रोन्स को अलग कर दिया जाता है एक्सोन्स के थ्रू कट डाउन करके। और फिर होगी पॉली एडिनाइलेशन, पॉली मीन्स मल्टीपल, एडिनाइलेशन मीन्स एडेनिन ग्रुप को ऐड किया जा रहा है 3 प्राइम एंड पे आरएनए के। और ये क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग है। यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके मैकेनिज्म को और इसकी कैसे ये रेगुलेट की जाती है ये हम पढ़ेंगे आरएनए एडिटिंग में। और ये आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन माय अपकमिंग वीडियो बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, सो आई विल डिस्कस it in my next video। And here we will going to discuss two process, first is capping and second is polyadenylation। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेसिंग है आरएनए की, ये उन प्रोटीन्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है जो इलोंगेशन में भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो प्रोटीन डैट इन्वॉल्व इन इलोंगेशन ओवरलैप इन आरएनए प्रोसेसिंग। यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब है कि कुछ प्रोटीन होते हैं जो इलोंगेशन में भी रोल प्ले करते हैं और आरएनए प्रोसेसिंग में भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलोंगेशन फैक्टर spt5 ये रिक्रूट करता है 5 प्राइम कैपिंग टू द कार्बोक्सिक टर्मिनल डोमेन, और इसको हम टेल भी बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज की, और ये लार्जेस्ट सब यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, जो कि अमाइनो टर्मिनल डोमेन जो होता है आरएनए पॉलीमरेज का उससे फ्लेक्सिबल लिंकर के थ्रू बाइंड होती है। सेकंड है इलोंगेशन फैक्टर HSPT5 जो स्टिमुलेट करता है 5 प्राइम कैपिंग, मीन्स वहाँ पे G7 की कैपिंग करेगा। और इलोंगेशन फैक्टर टैट SF फर्स्ट ये भी रिक्रूट करता है स्प्लाइसिंग मशीनरी को। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करती है, ये जो इलोंगेशन फैक्टर है ये इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं और ये आरएनए प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं। सो वी कैन से हेयर कि इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन का, और जो आरएनए प्रोसेसिंग है ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सो जो फाइनल आरएनए प्रोसेसिंग होती है जो कि पॉलीएडिनाइलेशन है, पॉलीएडिनाइलेशन मीन्स एडेनाइन जो नाइट्रोजनस बेस है उसको 3 प्राइम एंड पे जब बाउंड करा जा रहा है mRNA पे, वो लिंक्ड है किससे, टर्मिनेशन से, मीन्स पॉलीएडिनाइलेशन होगी तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आरएनए प्रोड्यूस हो चुका है, उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, उसकी पॉलीएडिनाइलेशन हो चुकी है। अब हमें इस जीन को टर्मिनेट कर देना, मीन्स इसके ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देना है। सो अलोंग विथ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग पॉलीमरेज जो टेल होती है, CTD जो टेल होती है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो टेल होती है, ये किस में इन्वॉल्व होती है, ये कुछ एंजाइम को रिक्रूट करने में रोल प्ले करती हैं जो क्या करते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन करते हैं, तभी तो जाके क्या होती है, टर्मिनेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की।
टर्मिनेशन कब होती है? जब आरएनए पॉलीमरेज है वो एंड पे पहुंच जाएगा उस जीन के जिसको वो ट्रांसक्राइब कर रहा था, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को एनकाउंटर करेगा और वो सीक्वेंस को वो ट्रांसक्राइब कर देगा आरएनए में। और जब वो सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो जाएगा तो ये एडिनाइलेशन कर देगा, है ना, एडिनाइलेशन कर देगा कुछ एडिनाइलेशन एंजाइम बाइंड करके कि भाई पॉली एडिनाइलेशन हो जाए 3' एंड पे आरएनए की। जब ये प्रोसेस कंडक्ट होगी तो 4 इवेंट होंगे। कौन कौन सी इवेंट? क्लीवेज ऑफ मैसेज, सेकंड एडेनिन ग्रुप ऐड हो जाएगा 3' पे जिसकी वजह से पॉली एडिनाइलेशन हो जाएगी। थर्ड है डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए। डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है डीएनए और आरएनए, जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है वहाँ से जो आरएनए चेन जो फॉर्म हुई है उसको 5' टू 3' डायरेक्शन में जो वर्क करता है राइबोन्यूक्लियस, जो कट डाउन कर देगा, डिग्रेड कर देगा इसको, वो एक्ट करेगा और रिमूव कर देगा आरएनए चेन को। और फोर्थ पॉइंट इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो ये 4 इवेंट हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जिस जीन को ट्रांसक्राइब कर रहा है उसके एंड पोर्शन पे पहुंच जाता है। और जो ये इवेंट है वो कंडक्ट किए जाते हैं 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। फर्स्ट वन इज CSTF। यहाँ पे C स्टैंड फॉर क्लीवेज, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, F स्टैंड फॉर फैक्टर, मीन्स क्लीवेज स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जो ये क्लीवेज स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये एक्ट करेगा। और दूसरा एक्ट करेगा CPSF। C स्टैंड फॉर क्लीवेज, P स्टैंड फॉर पॉली एडिनाइलेशन, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, F स्टैंड फॉर फैक्टर। मीन्स क्लीवेज भी करेगा और पॉली एडिनाइलेशन भी करेगा। और ये स्पेसिफिक फैक्टर है पॉली एडिनाइलेशन के लिए और क्लीवेज के लिए। So now come to the function of this cleavage stimulating factor and cleavage and polyadenylation specificity factor। ये कब काम करते हैं? जब जीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिसका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो सीक्वेंस आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये पॉली ए सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं इस आरएनए और एमआरएनए चेन पे, ताकि वो क्या कर सकें? फैसिलिटेट कर सकें पॉली एडिनाइलेशन। कहाँ पे? 3' एंड पे आरएनए के। तो यहाँ पे जब ये CSTF क्लीवेज स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर जो है ये बाउंड हो जाएंगे, किससे? आरएनए से बाउंड हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे? अदर प्रोटीन्स को भी रिक्रूट करेंगे, किस पे? आरएनए पे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आरएनए का क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज मीन्स डीएनए और आरएनए हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, वहाँ से डीएनए आरएनए क्या हो जाएगा? क्लीव्ड हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। और उसकी क्या हो जाएगी? पॉली एडिनाइलेशन। कहाँ पे? 3' एंड पे। ये पॉली एडिनाइलेशन जो हो रही है 3' एंड पे, ये किसके थ्रू कंडक्ट की जाती है? एक एंजाइम के थ्रू कंडक्ट करी जाती है। वो एंजाइम है पॉली ए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज सेकंड की तरह ही एक्ट करता है और ये ऐड कर देता है अबाउट 200 एडेनिन ग्रुप 3' एंड पे। तो जो ये एंजाइम है, ये जो यहाँ पे पॉली ए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो पॉली एडिनाइलेशन कर रहा है 3' एंड पे, ये एटीपी को एज ए प्रीकर्सर यूज़ करता है टू ऐड न्यूक्लियोटाइड, और सेम मशीनरी को फॉलो करता है जो आरएनए पॉलीमरेज फॉलो करता है। पर जो ये पॉली ए पॉलीमरेज है ना, इसको पॉली एडिनाइलेशन करने के लिए टेम्पलेट की जरूरत होती है, इसलिए ये बस पॉली एडिनाइलेशन आरएनए में करता है, ना कि डीएनए में। बट अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो ये पॉली ए टेल है इसकी लेंथ कौन डिटरमाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे पॉली ए पॉलीमरेज 200 एडेनिन को बाइंड कर रहा है 3' एंड पे, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं लेंथ पॉली ए टेल की। पर जो ये पॉली ए टेल है इसकी कुछ एडवांटेज होती हैं। ये क्या करती हैं? एक्सपेरिमेंट में हेल्प करती हैं। इट अलो एक्सपेरिमेंटल आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग एमआरएनएस। जो प्रोटीन को कोड करते हैं एमआरएनए उनको आइसोलेट करती है बाय एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इसकी एक एडवांटेज है, जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं उन एमआरएनएस को जो प्रोटीन को कोड करते हैं फ्रॉम नॉन प्रोटीन कोडिंग एमआरएनएस।
यहाँ पे जो मैच्योर mRNA होगा वो रिलीज़ कर दिया जाएगा प्रोमोटर पॉलीमरेज से जब जीन पूरी तरह ट्रांसक्राइब हो जाएगा। पर एंजाइम यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता, वो फिर भी क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। वो क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेट के तुरंत बाद टर्मिनेट नहीं होता, वो फिर भी क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और मूव करता है टेम्पलेट के अलोंग, और एक न्यू और सेकंड आरएनए मॉलिक्यूल क्या कर देता है, वो ट्रांसक्राइब कर देता है और जनरेट कर देता है। So these was what are the additional factor that play a role in elongation and as well as in RNA processing. Here we understand about polyadenylation that is conducted by poly A polymerase. And this is the picture that showed here the polyadenylation and how does this polyadenylation result in termination। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सीक्वेंस जो है RNA पॉलीमरेज जब एंड पे पहुँच गया है और उसने जीन को फुली ट्रांसक्राइब्ड कर दिया है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या करते हैं, पोली ए सिग्नल ऐड कर देते हैं उस RNA चेन पे। जब ये पोली ए सिग्नल ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पे एक्ट करता है CPSF, और ये क्या करता है, कुछ CSTF को ऐड कर रहा है, एडिशनल फैक्टर को ऐड कर रहा है, जो क्या करेंगे, पोली ए सिग्नल सीक्वेंस को बाइंड कर देंगे RNA में। इसके बाद जो CPSF है वो क्या करेगा, एक एंजाइम ऐड करेगा पोली ए पोलीमरेज जो क्या करेगा, पोली मीन्स मल्टीपल एडेनिन ग्रुप को बाइंड कर देगा कहाँ पे, 3' एंड पे। पोली ए पोलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो गया 3' एंड के पे, जिसकी वजह से यहाँ पे अबाउट 200 जो एडेनिन ग्रुप है वो बाइंड हो गई है 3' एंड पे, एडिशनल पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से बाद में क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। Now we understand about polyadenylation. Now our next step to understand how does this 5' RNA capping is done. मीन्स RNA प्रोसेसिंग में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोलीएडिनाइलेशन और 5' कैपिंग। तो हमने पोलीएडिनाइलेशन को डिस्कस कर लिया और 5' कैपिंग अब हम स्टडी करेंगे, और स्प्लाइसिंग वाली जो प्रोसेस है वो मेरी अपकमिंग वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा दिखाया गया है एडेनिन स्ट्रक्चर, बेस पेयर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये हमारा RNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये उसका 3' एंड है और ये 5' एंड है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ जो प्रेजेंट है उसको हम अल्फा फॉस्फेट कहते हैं, फिर बीटा और फिर गामा वाली जो फॉस्फेट होती है वो लास्ट वाली फॉस्फेट होती है। तो यहाँ पे जो गामा फॉस्फेट है 5' एंड पे वो RNA से रिमूव कर दी जाती है एक एंजाइम की हेल्प से। वो एंजाइम होता है RNA ट्राइफॉस्फेट। तो RNA ट्राइफॉस्फेट है, इस गामा फॉस्फेट को, जो कि लास्ट फॉस्फेट प्रेजेंट है 5' एंड पे RNA चेन की, ये RNA चेन है यहाँ पे, अब वो रिमूव कर देगा हमारी गामा फॉस्फेट को। इसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे GTP का स्ट्रक्चर शो किया गया है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया गया है, जिसमें जो इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड होता है, जब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड होगा तो उसमें तीनों ही फॉस्फेट प्रेजेंट होती हैं, अल्फा बी, बीटा बी और गामा बी फॉस्फेट प्रेजेंट होती हैं। पर यहाँ पे जब RNA ट्राइफॉस्फेट एक्ट करता है तो इस गामा फॉस्फेट को वो रिमूव कर देता है। तो उसके बाद क्या आता है, एक एंजाइम आता है का वर्क आता है, वो एंजाइम है ग्वानाइल जो ट्रांसफीरेज है वो ऐड करता है GMP मोइटी को, ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट को। तो ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट को जब वो बाइंड करेगा यहाँ पे बीटा फॉस्फेट से, क्योंकि हमारी जो गामा फॉस्फेट है वो तो जो गामा फॉस्फोरस है यहाँ पे वो तो ऑलरेडी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो क्या बच गया, बीटा बच गया। तो बीटा पे बाइंड करेगा GMP ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, पर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है GTP का, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें 2 फॉस्फेट को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे 2 फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए क्या होगा, एंजाइम GMP कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ग्वानाइल ट्रांसफीरेज एंजाइम प्लस GMP मोइटी क्रिएट होगी और कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा
जिसमें क्या होगा, जो यहाँ पे बीटा फोस्फोरस फोस्फोरस प्रेजेंट है और गामा फोस्फोरस, ये बीटा है सेकंड वाली और थर्ड वाली ये गामा है। तो ये जो फोस्फोरस प्रेजेंट है, ये दो फोस्फोरस क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड कर दी जाएंगी। और जब ये जीटीपी से रिमूव कर दी जाएंगी तो जीटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएमपी में, क्योंकि एक फोस्फोरस रह जाती है तो वो क्या हो जाता है, ग्वानिन मोनोफोस्फेट क्रिएट कर देता है। और तो यहाँ पे जो ये जब जीएमपी क्रिएट कर देता है तो यहाँ पे ये जो जीएमपी है ये जाके बाइंड कर जाता है 5' एंड पे, जहाँ पे बीटा फोस्फेट प्रेजेंट है। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, यहाँ पे जीएमपी जो है बाइंड कर गया हमारा 5' एंड पे, जहाँ पे बीटा फोस्फेट प्रेजेंट है ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू। ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप से को दूसरे ग्रुप पे जब वो एक रिएक्शन कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वो ग्रुप को। जैसे यहाँ पे एक केमिकल ग्रुप है जीएमपी, वो यहाँ पे 5' एंड पे आरएनए चेन के क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 फॉस्फेट क्रिएट हो जाती है। जब ये लिंकेज फॉर्म हो जाता है तो ये क्या कर देता है, एक नए न्यूली ग्वानिन को ऐड कर रहा है 5' एंड पे, जिसकी वजह से एक प्यूरिन क्रिएट होता है ग्वानिन और एडेनिन का। हमें पता है एडेनिन ग्वानिन हमारे प्यूरिन फॉर्म करते हैं, पिरिमिडिन हमारे थायमिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, एक प्यूरिन क्रिएट कर रहा है ये लिंकेज, जो कि जीएमपी के और 5' एंड पे बीटा फोस्फेट के बीच में जब बॉन्ड बना तब क्रिएट होता है, उनके लिंकेज के थ्रू क्रिएट होता है। तो ये क्या करता है, इसकी मॉडिफिकेशन बाद में की जाती है मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू। मिथाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ग्वानिन मोइटी पे। तो जो ये ग्वानिन प्रेजेंट है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से 7 मिथाइल जो ग्वानिन कैप है वो क्रिएट हो रही है 5' एंड पे, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग हो जाती है आरएनए की, और आरएनए मैच्योर हो जाता है और वो एंटर कर जाता है राइबोसोम सब यूनिट में, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, और वो ट्रांसलेशन को इनिशिएट कर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट कर देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आरएनए प्रोसेसिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब कम टू द टर्मिनेशन प्रोसेस। तो टर्मिनेशन प्रोसेस में हम दो मॉडल की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज टोरपीडो मॉडल एंड सेकंड इज एलोस्टेरिक मॉडल। टोरपीडो मॉडल क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, अब मैंने जैसे बात की थी कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एमआरएनए चेन सिंथेसाइज करेगा, उसकी पॉलीएडिनाइलेशन होगी, कैपिंग होगी, मीन्स वो मैच्योर हो जाएगी, तो वो क्लीवेज कर जाएगी आरएनए डीएनए हाइब्रिड से। जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो टर्मिनेट नहीं कर पाती आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज स्टिल ट्रांसक्राइब दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द जीन, और जो वो ट्रांसक्राइब करता है तो एक सेकेंडरी एमआरएनए क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आरएनए मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे कैपिंग होगी 5' एंड पे, और ये पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे जब सीक्वेंस कम्प्लीटली ट्रांसक्राइब हो जाएगा। तो ये पॉली ए टेल हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस जो है मीन्स जहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन हो रखी है और जहाँ पे कैपिंग हो रखी है, वो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है मैच्योर्ड एमआरएनए है वो क्लीव्ड कर दिया गया है, और बाकी जो बच गया, जो सेकेंडरी एमआरएनए बच गया, वो अनकैप्ड आरएनए बच गया। तो यहाँ पे जो अनकैप्ड आरएनए है वो ईजिली इस टोरपीडो मॉडल में ईजिली क्या कर दिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है और डिस्टिंग्विश कर लिया जाता है एक ग्वानिन ट्रांसक्रिप्ट से, जो कि ऑलरेडी मैच्योर है, उससे हम इस अनकैप्ड एंड को ईजिली क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यू आरएनए है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है आरएनएज के थ्रू, आरएनएज एंजाइम्स के थ्रू, जो क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो आरएनएज है वो है रेड फर्स्ट, जो कि ईस्ट में प्रेजेंट है, और HXRN2 जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है पिंकिश कलर में, और ये बाइंड हो गया है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पे। तो इसका जो रिक्रूटमेंट है इन एक्सोन्यूक्लियस की वो की जाती है एक प्रोटीन के थ्रू। वो प्रोटीन है यहाँ पे RTT103, जो यहाँ पे शोवन नहीं है। ये RTT103 जो है ये रिक्रूट करता है इन आरएनएस को आरएनए पॉलीमरेज पे। जब ये अनकैपिंग एमआरएनए प्रेजेंट होता है तो ये
बाइंड कर जाता है ईजिली ये आरएनए पॉलीमरेज पे, और इसको ईट्स अवे कर देते हैं और फ्री कर देते हैं इस टेम्पलेट को, डीएनए टेम्पलेट को, और जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड मॉडल है वो है टोरपीडो मॉडल, पर जो अल्टरनेट मॉडल है वो है एलोस्टेरिक मॉडल। जैसे हमें पता है कि एलोस्टेरिक चेंज जब होता है, जैसे एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, पर एंजाइम कई बार एंजाइम पे अदर फैक्टर्स भी बाइंड हो जाते हैं, तो वो एलोस्टेरिक चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो पाता। तो ऐसे ही यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो रिमूव कर रहा है टेम्पलेट से, और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉल हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, वो कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू हो रही है। तो हाउ डज दिस कन्फर्मेशनल चेंज ओक्योर इन द आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे ये कन्फर्मेशनल चेंज होता है पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस के थ्रू। जैसे यहाँ पे ये शो किया गया है ग्रीनिश कलर में, पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस। ये कब आता है, जब आरएनए पॉलीमरेज एक जीन को कम्प्लीटली ट्रांसक्राइब कर देती है और जीन के एंड में पहुँच जाती है, जीन सीक्वेंस के एंड में पहुँच जाती है, तो यहाँ पे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस ऐड हो जाते हैं, जिसके थ्रू पॉली एडिनाइलेशन हो जाती है। और ये पॉली ए सिग्नल जो है ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेटर सिग्नल का काम कर रहे हैं, नेटर सिग्नल का काम कर रहे हैं। जो व्हेन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्ड ओवर दिस पॉली ए सिग्नल ऑन डीएनए टेम्पलेट, तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है किसमें, आरएनए पॉलीमरेज में। आरएनए पॉलीमरेज में एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, और जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था वो रिमूव हो जाता है, उसकी कैपिंग भी हो जाती है, उसकी पॉलीएडिनाइलेशन भी हो जाती है, एक सेकेंडरी एमआरएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज में कन्फर्मेशनल चेंज आता है इसकी सीटीडी सब यूनिट में, जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन है। ये कन्फर्मेशनल चेंज रिड्यूस कर देता है आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी, मीन्स उसकी जो इलोंगेशन की पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इस टेम्पलेट सीक्वेंस से, और डीएनए आरएनए हाइब्रिड जो यहाँ पे फॉर्म कर रखा है उससे ये डिसोशिएट हो जाता है, तो टर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट नहीं की गई, एमआरएनए के डिग्रेडेशन से कंप्लीट नहीं हुई, ये यहाँ पे जो लिमिट करी गई है इलोंगेशन प्रोसेस, मीन्स जो इलोंगेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप की गई है, वो आरएनए पॉलीमरेज ने करी है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के कन्फर्मेशनल चेंज हुआ है यहाँ पे पॉली ए सिग्नल सीक्वेंस के ऐड होने की वजह से, जो कि एक टर्मिनेटर सीक्वेंस है। तो यहाँ पे पॉलीमरेज डिसोशिएट हो जाएगा और एंड कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट how termination occur by torpedo and allosteric model in case of eukaryotes. So here I am completed with this topic of transcription in case of eukaryotes. If you like my video, then please like, share and subscribe to my channel, and if you have any query, then please write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.